वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सबने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का तो नाम सुना है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो किसने बनाया है, उसे बनने में कितना टाइम लगा है और किन किन कमिटीज ने उसे मिलकर बनाया है, ये आइडिया किसको आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तो आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट यू आर गोइंग टू फेस। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया किसे आया। किसने ये बताया कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो पर्सन थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय को ये आइडिया कब आया? 1934 में इन्होंने ये आइडिया दिया हमें। अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ये कौन थे? कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के पायनियर थे, जनक थे। अब इन्हें ये आइडिया 1934 में आया, लेकिन उस पर आगे चल के कोई एक्शन नहीं लिया गया या उसे कुछ फर्दर वर्क में नहीं लिया गया। आगे फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि अब ऐसी कोई असेंबली जो है वो बननी चाहिए, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर ये डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बनेगा। और जो भी मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो इसे ड्राफ्ट करेंगे या इस पर वर्क करेंगे, वो इलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बाद जो डिमांड है वो वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे क्या किया? उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया इन व्हाट इज नोन एज अगस्त ऑफर ऑफ 1940। उस ऑफर को बोला जाता है कि अगस्त ऑफर ऑफ 1940। तो आप समझिए 1934 से लेकर के 1940 तक ये स्टोरी चल रही है, बैकग्राउंड चल रहा है कि अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आना चाहिए। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये कॉन्स्टिट्यूट हुई नवंबर 1946 में। जैसे 1940 में इसको एक्सेप्ट कर ली गई डिमांड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट कब हुई है? 1946 नवंबर में, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। अब यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है जिसे हमें पढ़ना है, तो क्या होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 होना थी। 389 स्टार्टिंग में रख दिया गया था, जिसमें से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड की गई थी। बाकी सब 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को देने का डिसाइड किया गया। प्रिंसली स्टेट्स को दी जाएगी, जहाँ पे कोई राजा का राज चल रहा है, उसके आगे जो किंगडम चल रहा है वहां पर दी जाएगी। बाकी ब्रिटिश इंडिया को 296 सीट्स अलॉटेड थी। उसके बाद ईच प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स, जितने भी प्रोविंस थे एंड प्रिंसली स्टेट्स थे, ये और है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसमें, और ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स, जैसे कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे या प्रोविंसेस थे उन्हें सीट्स अलॉट की गई इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, जितनी जहाँ की पॉपुलेशन होगी, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो डिवाइड हो जाएगा और सीट्स ज़्यादा मिलेंगी। कम पॉपुलेशन है तो कम सीट्स, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर प्रपोर्शन उन्हें सीट्स अलॉट की गई। अब जो सीट्स अलोकेटेड की गई ब्रिटिश प्रोविंसेस को, वहां पर क्या हुआ कि उन सीट्स को डिवाइड किया गया अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में से डिवाइड किया गया, मुस्लिम्स, सिख एंड जनरल। अब जनरल में कौन आ गए? जो मुस्लिम और सिख को छोड़कर थे, और इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन वहां पे सीट्स जो थी यहाँ पर भी अलोकेटेड कर दी गई। उसके बाद में द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी, मतलब यहाँ जो हमने कम्युनिटी सिलेक्ट की है, इन्हें जो दे रहे हैं हम लोग, सीट्स अलोकेट कर रहे हैं, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब जो भी वहाँ पर आएंगे,
were to be elected by members of that community in provincial legislative assembly. वो उसी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो उसे सिलेक्ट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि 3 कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया, मुस्लिम, सिख और उनके अलावा जितनी भी कम्युनिटीज थी। उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे हर कम्युनिटी के, वो उन्हीं के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे थे। हमने देखा। उसके बाद में अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये तो प्रोविंशियल हो गया। अब प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ किसी राजा का किंगडम था, वहां से कौन रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए? तो वहां पर नॉमिनेट किया जाता था बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो भी प्रिंसली स्टेट का हेड होता था या बोल सकते हैं किंग होता था, वो क्या करता था, नॉमिनेट कर देता था रिप्रेजेंटेटिव को। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। मतलब कुछ मेंबर्स इलेक्ट भी हो रहे थे और कुछ नॉमिनेटेड भी हो रहे थे। जैसे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स में वो नॉमिनेट हो रहे थे, एंड जब हमने कम्युनिटीज की बात की थी तब हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट कर रहे थे। तो दोनों ही बात है, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शंस में कि पार्टली इलेक्टेड थी या पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी, नॉन इलेक्टेड नॉन नॉमिनेटेड या ओनली इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड, ऐसे करके आपको कंफ्यूज करके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। अब हम देखते हैं कि वर्किंग कैसे स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी जो पहली मीटिंग थी नवंबर 1946 में बनी थी, स्टार्ट हो गई थी। दिसंबर 1946 में क्या किया, मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग को रखा गया। अब आप इसे सीक्वेंशियल वे में याद कीजिए। 1934 में आइडिया आया, 1935 में आईएनसी ने डिमांड किया, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया, 1940 में उस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया अगस्त ऑफर में, और 1946 नवंबर में वो बनी और 1946 दिसंबर में उसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई, जहां पर मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, उसे बॉयकॉट कर दिया, मना कर दिया कि मतलब उसे छोड़ के आ गए कि हमें यहाँ पर नहीं आना है, हम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, और इंसिस्ट किया ऑन सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि हमें अपना अलग स्टेट चाहिए पाकिस्तान, हम इस मीटिंग में नहीं आते। तो यहाँ पर बॉयकॉट किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली ही मीटिंग में क्या किया, बॉयकॉट कर दिया मुस्लिम लीग ने। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये बात ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो वहां के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे बड़े थे। वो was elected as the temporary president of assembly। अब कोई असेंबली है तो डेफिनेटली उसका कोई प्रेसिडेंट होगा, चेयरमैन होगा, जो भी। तो वहां पर कौन बने थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्हें क्या किया, प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बना दिया गया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले ही यहाँ पर देखिए, आप पता है 1946 की बात चल रही है, प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली कौन बन, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, तो सच्चिदानंद सिन्हा। हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे ये पूछा जाता है, सिर्फ इतना ही, टेम्पररी और परमानेंट नहीं बोला जाता है, सिर्फ ये पूछ लिया जाता है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो भी आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही नाम याद रखना है। अब प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली तो ये हो गए, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी, ये जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली इलेक्ट हुए। तो एक प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। तो यहाँ से आपके फैक्ट बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी और एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये किसने बनाया था, ये किसने पास किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो यहाँ पर पहली चीज आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज रिलेटेड टू और मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। कब आया था ये, दिसंबर 1946, आप याद रखेंगे इसमें।
ये हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया था। अब इसमें था क्या, इसमें ये लिखा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा है उसका जो एक स्ट्रक्चर बता दिया गया कि बेसिक चीज की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी नीड्स इतने पॉइंट्स पर फुलफिल करना है, उसका एक फंडामेंटल एंड फिलोसफिकल जो फॉर्मेट था वो बता दिया गया कि ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, इन बेसिस पॉइंट्स पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज को यहाँ पर मूव किया। ये रिजोल्यूशन जो था इट वाज जस्ट अ रिजोल्यूशन, लेकिन उन्होंने जब इसे बताया, इस प्रस्ताव को रखते हैं, जैसे उन्होंने प्रस्ताव रखा तो सभी ने अनएनिमसली उसे क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, उसे मान लिया। अनएनिमसली मतलब होता है सभी की सहमति हो गई, तो ये अनएनिमसली अडॉप्ट कर लिया गया। उन्होंने 1946 में था, लेकिन अडॉप्ट कब किया गया, 1947 में, जनवरी 1947 में उस रेजोल्यूशन को मान लिया गया। It influenced the eventual shaping of the constitution through all its subsequent changes. देखिए, आप एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बता दिया है, तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने क्या किया कि पूरा जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बना तो उसके लिए इवेंचुअल शेपिंग कर दी, उसे एक पूरा जैसे बेस होता है वो प्रोवाइड कर दिया गया और ये पूरे टाइम तक फॉलो लिया गया व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी का मॉडिफाइड वर्जन बोले तो हम प्रियम्बल आज देखते हैं। एक तरीके से उन्होंने प्रियम्बल ही दिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर्स रहने चाहिए। आज उसका मॉडिफाइड वर्जन हम बोले तो प्रियम्बल हम देखते हैं। वो आपको पता होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो वाला जो पोर्शन है वो प्रियम्बल आज हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन बोल सकते हैं उसे। अब हम देखते हैं कमिटीज ऑफ असेंबली क्या थी। बहुत सारी कमिटीज बनी थी, जिनमें से 8 वर मेजर कमिटीज और अदर वर द माइनर कमिटीज। तो 8 मेजर कमिटीज हमें ध्यान रखना है और उसके जो चेयरमैन थे वो ध्यान रखना है। और ध्यान रखिए, बहुत बार एमपीपीएससी में, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इस कमिटी के चेयरमैन कौन रहे हैं। जैसे लास्ट स्टीयरिंग कमिटी का क्वेश्चन आया था कि उसके चेयरमैन कौन थे, तो आपको यहाँ से चेयरमैन याद रखना है। तो हम एक एक करके देखते हैं कमिटीज। तो मेजर कमिटीज में पहला था यूनियन पावर कमिटीज, यूनियन पावर कमिटी जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद थी कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, उसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू ही रहे। मैंने आपको सीक्वेंस में जिसके सेम चेयरमैन है वो सीक्वेंस में लिख के दे दिया है। थर्ड है स्टेट्स कमिटी। स्टेट्स कमिटी क्या कर रही थी, फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जो भी विचार विमर्श स्टेट्स के साथ करना था उसके लिए काम कर रही थी स्टेट्स कमिटी। उसके चेयरमैन भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू आपको 3 जगह याद रखना है, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एंड स्टेट्स कमिटी। तो 3 कमिटीज जो देखी हमने वो उनके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। अब है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। प्रोविंशियल, तो प्रोविंसेस से आप याद रखेंगे सरदार पटेल, सरदार पटेल इसके चेयरमैन थे। फिर एक थी एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ऐसी एक एडवाइजरी कमिटी भी बनी जो फंडामेंटल राइट्स पर एडवाइस करेगी, माइनॉरिटीज के लिए, ट्राइबल के लिए और कुछ जो एक्सक्लूडेड एरियाज हैं उनके लिए एडवाइजरी कमिटी जो बनी थी उसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। तो यहाँ पर 2 कमिटीज जो है मेजर, उनके चेयरमैन सरदार पटेल हैं। फिर आते हैं हम ड्राफ्टिंग कमिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ड्राफ्टिंग कमिटी। इट्स चेयरमैन वाज बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्हें कौन नहीं जानता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, ड्राफ्ट किया था। इसके चेयरमैन, इस कमिटी के चेयरमैन जो थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। फिर है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी की प्रोसीजर का क्या रूल रहेगा उसके लिए भी कमिटी बनाई गई। तो इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर स्टीयरिंग कमिटी बनी, उसके भी चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से आपको मैंने बताया था कि स्टीयरिंग कमिटी का चेयरमैन डायरेक्ट पूछ लिया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आपको ये 8 कमिटीज, इनके चेयरमैन का नाम याद रखना है।
अब हमें ये देखना है कि हमने देख लिया ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी थी, तो ये इसके बारे में थोड़ा कुछ हम जान लेते हैं। 29 अगस्त 1947 मींस हमारी इंडिपेंडेंस के बाद ये कमेटी बनी थी। 29 अगस्त 1947। इसका टास्क क्या था? ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करती न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था उसका एक ड्राफ्ट ये बनाने वाली थी। ड्राफ्ट मतलब एक तरीके से शुरुआत में एक रफ जो चीज होती है वो ड्राफ्ट। It consisted of 7 members including chairman of B.R. Ambedkar। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि ड्राफ्टिंग कमिटी में टोटल कितने मेंबर्स थे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल 7 मेंबर्स थे। उन 7 मेंबर्स में चेयरमैन भी इंक्लूडेड है। कौन थे चेयरमैन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो देयर आर 7 मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमिटी। अब हम देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कैसे इनेक्टमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंट्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत सारे ड्राफ्ट बनाए होंगे, तो जो उनका फाइनल ड्राफ्ट था उसी को क्या करेंगे, वो रीडिंग के लिए भेजेंगे असेंबली के पास। अकेले तो वो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट रीडिंग के लिए अपना फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया, इंट्रोड्यूस किया। कब किया? 1948 में। 1947 में कमेटी बनी थी, 1948 में प्रेजेंट किया फर्स्ट रीडिंग में। फिर सेकंड रीडिंग हुई, वो भी नवंबर 1948 में सेकंड रीडिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया, जहां पर बहुत अमेंडमेंट्स जो है वो प्रपोज हुए। मतलब सब लोग क्या देते हैं, फिर अपने ओपिनियंस देते हैं, अमेंडमेंट्स करवाते हैं, तो वो चीज़ हुई। उसके बाद जो थर्ड रीडिंग थी वो कब स्टार्ट हुई? 14 नवंबर 1949 में। अब आप देखिए कि इनमें कितना गैप है। ये तो इस सेम मंथ में फर्स्ट रीडिंग भी हो गई, सेकंड रीडिंग भी हो गई, लेकिन थर्ड रीडिंग में पूरा साल लग गया। ओके, फिर थर्ड रीडिंग के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। क्या हुआ? एक मोशन दिया उन्होंने, मूव किया। क्या मोशन था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। मतलब ये हुआ कि जो थर्ड रीडिंग हुई फाइनल, सेकंड रीडिंग में बहुत अमेंडमेंट्स हुए, पूरा एक साल लगा बीच में थर्ड रीडिंग के और सेकंड रीडिंग में। तो फाइनली उन्होंने ये दिया कि जैसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहती थी, जो सेटल किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारा पास हो जाना चाहिए। तो मोशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949। अब क्या हुआ कि उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, उन्होंने एक मोशन दिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उस पे सिग्नेचर हो गए जितने भी मेंबर्स थे उनके और प्रेसिडेंट के। अब हम कुछ अलग अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सील और सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसकी मैं आपको पिक्चर बताऊंगी आगे। सर B.N. राव, ये नाम आपको याद रखना है। इन्हें क्या अपॉइंट किया गया? इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया गया फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। H.R. Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि who was the secretary of Constituent Assembly? तो H.R. Iyengar। The original version was beautified and decorated by artists from Shantiniketan। शांतिनिकेतन के आर्टिस्ट इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने उस जो पूरा ड्राफ्टिंग था या ओरिजिनल वर्जन था उसे क्या किया? ब्यूटीफाई कर दिया, डेकोरेट कर दिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया? जैसे मैंने बोला सिग्नेचर कब हुआ? 26 नवंबर 1949। लेकिन आप बोलोगे कि हम तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं। तो यस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भले ही अडॉप्ट किया गया 1949 को, बट वो केम इनटू फोर्स जो बोलते हैं हम कि कब से वो स्टार्ट हुआ, कब से अप्लाई हुआ, तो वो था 26 जनवरी 1950, जिसे हम एज रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो आपसे एडॉप्शन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं या तो, या फिर व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स वो पूछ सकते हैं। तो दोनों डेट्स अलग है। जब ओरिजिनल वर्जन था वहां पर कितने, एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे।
यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। अब कुछ अदर फंक्शंस भी परफॉर्म किए थे, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कुछ और काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फंक्शंस किए थे। तो क्या हुआ था कि इंडिया की मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ लगा दी गई थी, रेटिफाइड कर दी गई थी। इसने ही अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग, डेट 1947 आप याद रखेंगे ईयर। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, इसके बाद में नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया, और यही राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्हें क्या बना दिया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब आपको यहाँ पर सेम डेट, एक ही डेट आपको दिखेगी, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। यहाँ पर नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया गया। ये तीनों एक ही टाइम पर हुए हैं, एक ही दिन हुए हैं, तो ये याद रखना है। तो ये काम किसने किया था, ये अदर फंक्शंस जो भी थे ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए थे। तो ये जो था, ये लोगो था, यहाँ पर आप देख रहे हैं एलिफेंट का है, ये सिंबल था, ये इलेक्ट किया गया था, या बोले हम एलिफेंट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो था ये प्रियम्बल है, आपको दिख रहा है। और यहाँ पर हुआ क्या था कि जो डेकोरेटेड था ओरिजिनल वर्जन वो किसने किया था, नंदलाल बोस ने। यहाँ पर कैलीग्राफी आपको दिख रही है, ये भी उनके थ्रू हुई है। अब आपको ये जो पिक्चर में देख रहे हैं ये एम.एन. रॉय हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था 1934 में, इन्हें ये आइडिया आया था कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनना चाहिए। तो आपको पिक्चर में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये इजीली याद करने में रहे। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं, ये तो हर किसी को याद है, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्हें तो आपको याद रखना ही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे ही टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।